वेलकम टू द मैडी गुसाई शो। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट मैडी गुसाई। आज फिर कुछ खास मुलाकात खास शख्स के साथ। आज है हमारे साथ नमस्कार जी, मैं विजय वर्धन राव पीजीआई में ऑडिटर की जॉब करता हूँ। मैं तेलंगाना से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली मैं इंडिया से हूँ मगर तेलंगाना से। आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। आपकी जर्नी कैसी रही? हमारी जर्नी जब तेलंगाना स्टेट नहीं बना, जब आंध्रा था, तब मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पेपर दे के मेरा भर्ती इधर हुआ था। अच्छा, आपने एग्ज़ाम देकर 2006 के नोटिफिकेशन है, 2009 में वो फाइनल हो गया था। आप तेलंगाना से बिलोंग करते हो, तो वहाँ की जो मदर टंग है वो कौन सी लैंग्वेज? तेलुगु लैंग्वेज है हमारा, तेलुगु मदर लैंग्वेज। टंग। तो जब आप वहाँ से शिफ्ट होकर चंडीगढ़ में आप वर्क करते हैं ना? चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में आपका जॉब है एंड रेजिडेंशियल एरिया भी आपका चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ है। तो कितना बदलाव है इन सब चीज़ों में कि एक तेलंगाना से लेकर चंडीगढ़ तक का सफ़र काफ़ी, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश हिंदी ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो कितना आपको अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा या कितनी डिफ़िकल्टीज आई आपको? मैं स्टार्टिंग में जब मैं 2009 में मतलब 2010 जनवरी में आया था यहाँ चंडीगढ़ पीजीआई में, तो मेरे लिए तो पूरा नया शहर है। पहली बार आया था चंडीगढ़ में, और मेरा हिंदी बोलने का भी इतने फ्लुएंट हिंदी नहीं बोल सकता था उस टाइम पे। तो मैं जब 2009-10 में आया था, तो उस टाइम पे मुझे यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं है, ना दोस्त है। यहाँ पहले रहने का व्यवस्था नहीं थी, तो स्टार्टिंग में एक होटल में स्टे किए थे। वहाँ ज़्यादा पैसे देने लगा, तो 1-2 दिन स्टे किया। उसके बाद एक फ्रेंड के थ्रू एक रूम में शिफ्ट हुआ, वहाँ भी 1 दिन रहा, एक आधा दिन रहा। उसके बाद मैंने गुरुद्वारा में रहा, वो भी जनवरी के टाइम पे। ठंडे पानी से नहाना, और लैंग्वेज भी अलग है, वो पंजाबी लैंग्वेज है, वो टोटली पंजाबी है। भाषा अलग है, और मुझे कुछ भी बात करने में भी दिक्कत आती थी। इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते कम्युनिकेशंस कैसे आपस में एक दूसरे को? हैं। नंबर्स भी पूरा नहीं बोलना आता था, सब्जी भी वो कुछ नहीं, मतलब तेलुगु में तो जानते हैं। हाँ जी। तो वो भी बहुत दिक्कत हुई थी। फिर धीरे मेरे साथ जो ज्वाइन किया था, सुभाष यादव करके मेरा दोस्त है, उनके साथ बस रहने का थोड़ा मौका मिला था। वो दिन अब याद करते हैं तो बहुत एक इमोशंस है। इमोशन सा लगता है कि भाई कि कैसे रहा मैं अकेला, एक साउथ से आके नॉर्थ में पूरा सेटल होने के लिए थोड़ा मुश्किल के टाइम थे होता। वो दौर आपको लगता है कि थोड़ा स्ट्रगलिंग फेस था? क्योंकि वो होता है, अगर आप एक अलग सिटी से, अलग शहर से, अलग स्टेट से आ रहे हैं, देन आप दूसरे स्टेट में जाकर अपने आप को सर्वाइविंग मोड में लेके जा रहे हैं, देन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल। तो फ़र्क तो पड़ता है, फैमिली के बिना रहना, सर्वाइविंग मोड में रहना, और वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करना, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं कि जिसमें बदलाव हो जाते हैं। और साउथ का कल्चर तो टोटली डिफरेंट है नॉर्थ के कल्चर से। और नॉर्थ में तो आप देखा जाए तो इतनी भाषाएं बोली जाती हैं कि आप कितनी सीख लेंगे। आप आपको एक हिंदी सीखनी है, कोई पंजाब से कोई आपको जानता है तो वहाँ आपको पंजाबी आनी चाहिए। तो जबकि आप तेलंगाना में जाएंगे तो वहाँ पे तो मोस्टली मेरे ख्याल से या तो आप तेलुगु बोल सकते हैं, तेलुगु या इंग्लिश, उर्दू। उर्दू उर्दू हाँ, वहाँ। हिंदी में जैसे यहाँ हिंदी में पंजाब में हिंदी, हिंदी के साथ थोड़ा पंजाबी मिक्स हो जाते हैं जैसे बोलने में, वैसे ही हैदराबाद में हिंदी थोड़ा उर्दू मिक्स होते हैं, उर्दू का स्लैंग मिक्स हो जाता है। कुछ कोई ऐसा शब्द जैसे उर्दू में कुछ स्लैंग वगैरह कुछ बोल के समझाए? कह रहे चिच्चा, चिच्चा बोलते हैं वहाँ। चिच्चा मतलब छोटे पापा को चिच्चा बोलते हैं, मतलब चाचा जी को चिच्चा बोलते हैं। मतलब फ्रेंड को भी चिच्चा कहते हैं, फ्रेंडली। मदर को, मदर को क्या बोलते हैं वहाँ पे? मदर जैसे हमारे यहाँ पे माँ बोलते हैं, और वहाँ पे क्या बोलते हैं मदर को? वहाँ भी माँ ही बोलते हैं,
मगर कुछ वर्ड्स अलग है, कुछ मतलब शब्द अलग है कुछ, जैसे कि क्या है अभी अचानक मुझे याद नहीं आ रहा, मगर उसका स्लैंग ही अलग होता है। तेलंगाना से चंडीगढ़ तक का सफ़र, साउथ से नॉर्थ का सफ़र, लैंग्वेज का सफ़र, ऐसे काफ़ी बैरियर्स हैं जो आप तोड़कर आए हैं यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसी क्या सिचुएशन होगी कि आपको तेलंगाना को स्विच करके आपको एक नॉर्थ एरिया में चंडीगढ़ जैसे शहर में आना बहुत पड़ा? अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअल जब मैंने ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर दिया था, तो उस टाइम पे नौकरियों की बहुत मुश्किल से नौकरी मिलती थी तेलंगाना में। तेलंगाना तब नहीं बना था, वो तो स्टार्टिंग तेलंगाना फाइट चल रहा था उस टाइम पे। 2000 जब वो तेलंगाना नहीं बना था तो उससे पहले क्या था, वो क्या किस नाम से? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश बोलते थे। आंध्र प्रदेश बोलते थे, और उसका कैपिटल भी हैदराबाद ही था। तो हैदराबाद में मैं न्यूज़पेपर में काम करता था, बहुत कम सैलरी पे। सैलरी पे। तो बीच बीच में रेलवे का पेपर देता था, और ये भी स्टाफ सिलेक्शन का भी पेपर दिया। तो उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल किया था मैंने। सब लोगों का एक इच्छा होती है कि सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं। तो मेरा भी वही था। पहले से मेरा स्टार्टिंग से ही वही था कि गवर्नमेंट नौकरी लेके रहना। तो जब आपने गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन करनी शुरू की तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर लिया था कि काफ़ी अटेम्प्ट्स लगे उसको क्लियर करने में? नहीं नहीं, मैंने काफ़ी अटेम्प्ट्स किया है। रेलवे का भी, आरआरबी का भी पेपर देता था, बैंकिंग का भी पेपर देता था, और स्टाफ सिलेक्शन का भी। तो प्रिपरेशन कैसे करते थे उसकी, कैसे? प्रिपरेशन में कुछ कोचिंग थी या सेल्फ स्टडी? कोचिंग 3 महीने का होता था, वो किया था। उसके बाद सेल्फ प्रिपरेशन ही है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल गई थी जॉब या कंटिन्यूटी पे काफ़ी अटेम्प्ट्स की? नहीं नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं मिली है। कई अटेम्प्ट किया था मैंने। रेलवे का और बैंकिंग का करता था, तो रेलवे में काफ़ी आगे भी गया था, और मेरा टाइपिंग स्किल्स भी अच्छा था। तो मैंने काफ़ी मतलब स्टेप बाय स्टेप, जैसे फेल्यूर आ गया तो मैं और अपने स्किल्स बढ़ा के थोड़ा और ज़्यादा। फेलियर को अगर आप सक्सेस में डिफाइन करना चाहें तो फेलियर क्या सक्सेस दिला सकती है? बिल्कुल दिला सकती है। फेल्यूर से ही हमें अपने क्या कमी है अपने अंदर, और क्या स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आपके अंदर, तो वो पता चलता है। हमें क्या इनर वर्क करने की ज़रूरत है। और आपका पेपर देख के ये मतलब कैसे आज के मतलब पेपर, आगे पेपर कैसे आ सकते हैं आपको, वो पता चलता है। तो कई उसके हिसाब से अपने स्किल्स बढ़ा लें। हाँ, मुझे ये भी लगता है कि कई बार कई लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब मिल जाती है तो उनको ना फेलियर से डील करना नहीं आता है। तो उसके लिए फेलियर होना भी, मतलब मैं नहीं कहता कि कोई फेल हो जाए, मैं नहीं चाहता हूँ, बट लाइफ का पार्ट है ये। जैसे मान के चलिए काफ़ी लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनके 5 अटेम्प्ट्स हो गए, 5 डिफरेंट बिजनेस करे, फर्स्ट नहीं चला, सेकंड नहीं चला, थर्ड नहीं चला, फोर्थ नहीं चला, लेकिन जब फिफ्थ चला तो बात फिफ्थ की होगी हमेशा। उनके जो फर्स्ट से लेके फोर्थ तक की बात बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो बोलेंगे वो एक्सपीरियंस था। फेलियर होना जरूरी है, लेकिन हमेशा इंसान जब सक्सेसफुल होता है तब उसके उस बिजनेस की बात होती है, उस के पीछे जो डेडिकेशन है। फिर वो पिछली जो फेलियर है वो एक तरह से एक हिडन का जो एक कॉर्नर होता है ना, जो एक कोना होता है, फेलियर का कोना होता है, वो उस तरफ गिर जाते हैं। जो आपके सक्सेसफुल चीज़ें हैं उस पे बात होती है फिर। तो इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि फेलियर से इंसान उठता है, सीखता है। 100%। तो आजकल के जो बच्चे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं कर पाते हैं, सेकंड अटैम्प्ट में ट्राई करें। जो चीज़ें आपकी पीछे वीकनेस रह गई हैं उस पर काम करें। बिल्कुल। और मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप सपोर्ट करें पूरा, आसपास के बच्चों से कंपैरिजन ना करें, अपने बच्चे पर बिलीव करें। अगर आप बिलीव करेंगे तो एक सेल्फ मोटिवेशन जो उस बच्चे को मिलेगा वो आगे जाकर उसके लिए एक कामयाबी का रास्ता ज़रूर खोलेगा। बिल्कुल। तो बच्चे को एक अच्छी गाइडेंस दें, और सबसे बड़ी बात है एक कंट्रोलिंग नेचर से थोड़ा एक बाहर निकल के आपको काम करना पड़ेगा। आपको लगता है कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी कंट्रोलिंग हो गए बच्चे के ऊपर? हाँ, बहुत कंट्रोलिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बच्चों का भी अपने कुछ बच्चों का भी बात सुनना चाहिए, और उनका भी अपना ओपिनियन का इम्पोर्टेंस देना चाहिए। उसके बाद ही आप
वो अपने कुछ ग्रो कर सकता है, आपका सपोर्ट से ही वो ग्रो कर लेगा। तो उनके बात भी पूरा सुन के उनका क्या दिक्कतें हैं वो आप दूर करने की कोशिश कर लेना। मतलब अपने अपने जो व्यू है उसके ऊपर पूरा दबाना, बच्चों को दबा के वो नहीं सिखाना है। मैं तो यही चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को भी यही करता हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं तो उसके जो भी आप कर सकते हो बच्चों को वो कर देना। तेलंगाना से आप बिलोंग करते हैं, हाँ जी। तो तेलंगाना की कुछ खास बात जो आपके काफ़ी दिल के करीब है, हाँ, कुछ मैं ऐसा? तेलंगाना में एक तो अपने लैंग्वेज की बात है, एक अपने रिलीजियन की, और अपने जो त्योहारों का, अपने लोगों का, अपने पेरेंट्स, दोस्त, ये सारे मिस करता हूँ। मगर यहाँ आने के बाद सबसे ज़्यादा एक तो मैं अपने भाषा को थोड़ा अपने से दूर नहीं कर पाया, क्योंकि बच्चे भी भाषा से ही वो अपने संस्कृति सीखते हैं। सो मैं और मेरे मिसेस रंजिता है, जी। तो हम हमेशा, जैसे मैं इधर आने के बाद 2 बच्चे हुए मेरे, तो उनको अगर हिंदी अगर हम बोलते रहेंगे तो मेरे जो मातृभाषा है तेलुगु है उनसे दूर हो जाएंगे वो। उनसे दूर हो जाएंगे, वो भाषा से उनका संस्कृति दूर हो जाएंगे। हाँ, कल्चर को साथ लेकर कैरी फॉरवर्ड चलना चाहिए, हाँ, ताकि वो एक आप उनसे जुड़े रहें अपने आपने, क्योंकि आपने एक स्टेट छोड़ा है, आपने अपना कल्चर नहीं छोड़ा है, वो छोड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो जैसे आप त्योहारों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ का कोई जैसे काफ़ी हम त्योहार मनाते हैं, तो वहाँ का कोई फेमस त्योहार जो वहाँ का काफ़ी? जो तेलंगाना का जो स्टेट का मैं बोल रहा हूँ, तेलंगाना का जो त्योहार है वो बतकम्मा है। उसके अलावा विनायक चतुर्थी है। कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को कि क्या चीज़ें कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या कितने दिन पहले प्रिपरेशन शुरू होती है, और एंड ऑफ द डे कैसे उसको आप? तेलंगाना का मेन त्योहार है बतकम्मा। बतकम्मा का मतलब कि जैसे फूलों से सजाते हैं हम। एक बतकम्मा मतलब एक फूलों का त्योहार है वो। फूलों का? हाँ, फूलों का त्योहार है। अलग अलग फूल हम सजा के हाँ जी। उसी को एक दुर्गा माता मान के हाँ जी, हम्म, उनको अर्पित करना, हाँ उसको पूजा करते हैं उनकी घर पे रख के। पूजा कैसे करते हैं कि 9 दिन का होता है इनका, अमावस्या से लेकर अष्टमी तक होता है, 9 दिन का होता है। तो दशहरा से पहले जैसे दुर्गा माता एक आपको वो एक स्टोरी पता होगा, महिषासुर को सुने। माता जी वो उसको मार के उसके बाद नींद में चली जाती है। तो उनको उठाने के लिए एक ये फूलों को सजा के उनको उठाने के उसको अर्पित करते हैं, उसको उठा के फिर पूजा करते हैं। तो ये 9 दिन का वही चलता है। 9 दिनों का अलग 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 वो बनाते हैं, क्या है, स्वीट्स अलग अलग से, जैसे उनको कि प्रसाद उनको बनाते प्रसाद बनाते हैं, अलग अलग। जैसे यहाँ पे नवरात्रे मनाते हैं। हाँ नो 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 हमारी माताएं देवियां हैं, जिनको हर दिन अलग पूजा होती है, उनकी अलग अलग भोग चढ़ता है। तो वैसे ही आपके यहाँ पे 9 दिन का फेस्टिवल 9 होता है, दिन का जो फेस्टिवल एक्चुअली देखा जाए तो वो दुर्गा माता के लिए है वो। दुर्गा माता के लिए। यहाँ जैसे यहाँ नवरात्रे होते हैं, हाँ जी। वहाँ बतकम्मा है। और वो दुर्गा माता से रिलेट करता है, हाँ बिल्कुल। क्योंकि वो जो फूलों की जो आप कह रहे हैं वो दुर्गा माता को अर्पित की जाती है। दुर्गा माता को ही मानते हैं, जैसे फूल ऐसे बनाते हैं एक शेप में, तो वो एक दुर्गा माता है हमारे लिए। हर घर में मतलब एक फूलों का बतकम्मा बोलते हैं उसको, वो उसको पूजा करते हैं। और आप गणेश चतुर्थी की बात कर रहे हैं, हाँ तो जी। वो तो मैंने मुंबई में सुना है कि काफ़ी फेमस है, तो ये? हाँ, मुंबई में सबसे पहले मुंबई में शुरू हुआ था गणेश चतुर्थी। उसके बाद साउथ इंडियन स्टेट्स में काफ़ी स्टेटों में है, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना। तो तेलंगाना में से खासकर हैदराबाद में सबसे बड़ा मूर्ति लगती है वहाँ, गणेश जी की? गणेश जी की सबसे बड़ा, इंडिया में सबसे बड़ा मूर्ति हैदराबाद में लगती है। तो कुछ बताएंगे इसके बारे में?
इसके बारे में ये है कि कितने दिन का फेस्टिवल है? जैसे कि अभी आपने एक उदाहरण दिया था एक त्योहार का आपके जो यहाँ पे काफ़ी फेमस है, गणेश जी का 9 दिन रखते हैं, 10वां दिन विसर्जन करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या है स्टार्टिंग डेज का, मतलब कि कैसे? प्रोसेस ये है कि सितंबर के महीने में, या अक्सर सितंबर के महीने में आते हैं, तो इस टाइम पे पहले युवाओं को, ज़्यादातर युवा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यंगस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, और ये सब लोग एक ग्रुप बन के, सब लोग मतलब अपने कॉलोनी के जो भी जितने भी लोग हैं, कुछ लोग दान कर देते हैं, कुछ लोग अपने जेब से डाल के मूर्ति को सेलेक्ट करके ले आते हैं, मिट्टी के मूर्ति को प्रतिष्ठित करते हैं एक जगह, तो उसको डेली सुबह और शाम को पूजा करते हैं। और जितने भी तो जो आप मूर्ति की बात कर रहे हैं वो हैंडमेड है कि वो कहीं से परचेज करते हैं, उसके खुद ही बनाते हैं? वो कैसे है? कुछ लोग मैंने देखा, कुछ लोग खुद ही बना रहे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके वहाँ का क्या कल्चर है? एक्चुअली हमारे यहाँ मिट्टी का ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ लोग जो आर्टिस्ट होते हैं वो खुद बना लेते हैं अपने, क्योंकि उसी पे जैसे छोटे, मेरे घरों में तो छोटे छोटे रखते हैं, अगर मंडप में रखना है तो बड़ा मूर्ति लेके रखते हैं। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर मंडप में 4 फुट से लेकर मतलब 50 फुट तक भी मूर्ति रखते हैं। तो जब विसर्जन का टाइम आता है तो मुझे फील होता है, जैसे मैं अब चंडीगढ़ में रहता हूँ तो काफ़ी मेरे ख्याल से नदियों में प्रवाह किया जाता है ना, तो कई लोग ऊपर से फेंक देते हैं, वो टूट जाता है, तो एक तरह से आप एक अपमान ही कर रहे हैं। अपमान कर रहे हैं, ऐसे लोग बिल्कुल मूर्ति को तो आपको लगता है नहीं करना चाहिए। मैं तो प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोग गणेश चतुर्थी ना मनाएं, अगर ऐसे कर्म कर रहे हैं तो फिर उससे तो आप मेरे को दोषी ज़्यादा हो जाएंगे। विसर्जन का सही तरीका बताएं, विसर्जन का तरीका क्या होना चाहिए? ये सही तरीका विसर्जन भी मैं एक्चुअली ये बोल रहा हूँ, विसर्जन भी हम इसलिए करते हैं, उसके लिए भी एक, गणेश जी को कोई भी विसर्जन नहीं करना चाहता है, विसर्जन हम इसलिए करते हैं कि मिट्टी का मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है। एक्चुअली जिस दिन हम स्थापित करते हैं ना, पूजा पाठ होती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा मतलब भगवान को बुलाते हैं, उस मूर्ति में आवाहन करते हैं कि उनके कुछ अंश आकर इस मूर्ति के अंदर समाहित हो जाए। पूजा कर रहे हैं, पहले प्राण प्रतिष्ठा करके फिर पूजा, हमारा डेली का पूजा शुरू हो जाता है, प्रसाद वितरण ये सारे। तो उस मूर्ति को पूरा मेल ताल से तो हम गंगा देवी को समर्पित करते हैं, नॉर्मली पानी में बहना के, तो वो हाँ गंगा जल, तो ये गंगा जल पहले उसमें डाल के फिर नदी में, जो बहती हुई नदी में प्रवाह छोड़ना है। हाँ जी, वो इसलिए छोड़ते हैं कि मिट्टी का मूर्ति को आप पूजा के बाद अपने पास नहीं रखना होता है, अगले साल बुलाना है तो उसको विसर्जित करना है। ये पंडितों को पता है ये चीज़ क्या है, तो उसको हम खुशी से, ये यहाँ से जो भेजते हैं ना, वो शिव जी के पास ही जाता है। वो जो विसर्जन का मतलब यही है, अपने परिवार को मिलने अपने रहते हैं। 9 दिन हमारे साथ रहे और हमारे पूजा सारे ग्रहण करें, पूजा और प्रसाद सारे देख के, हमें आशीर्वाद दे के, तो अपने परिवार के साथ सम्मिलित हो जाएं। सम्मिलित के लिए हम भेजते हैं कि वो भी सही तरीके से विसर्जन करना है, कि ऐसे नहीं है कि ऊपर से फेंको। मैंने भी कई वीडियोस देखा था। मैं चंडीगढ़ जैसे चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे क्या है कि भेड़ चाल है। भेड़ चाल मतलब कि आपको नहीं पता कि क्या करना है, बस सामने वाला कर रहा है तो मुझे भी करना है। तो अंदर से जो एक भावना होती है ना, वो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर भावना नहीं है ना उसको करने की, तो आप उसको ना करें, ना करें। मैंने कई बार देखा है कि नवरात्रे आते हैं ना हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे चंडीगढ़ में मनसा देवी काफ़ी फेमस है। तो आपने 6 महीने में एक बार आता है नवरात्रे, तो उसमें क्या होता है कि लोग मनसा देवी जाते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं,
लोगों को मैंने 4-4 घंटे खड़े देखा लाइन में, तो वो उनकी भावना बताती कि वो कितने श्रद्धा से आए हैं। मैंने लोकल लोग देखे चंडीगढ़ के, बिल्कुल सही सलामत है, मतलब पैर भी काम कर रहे हैं, हाथ भी काम कर रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं उनको समझ सकता हूँ कि वीआईपी दर्शन कर सकते हैं वो लोग, या कोई हैंडीकैप है उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ मैं। लेकिन जो लड़के लड़कियाँ वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम माँ से मिलने जा रहे हो, तुम उनके शॉर्टकट ढूंढ रहे। हाँ, उसके लिए भी तुम वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हो, तो इससे बढ़िया तो तुम ना जाओ। मेरा तो यही मानना है कि भगवान के पास कोई शॉर्टकट नहीं है। जितने आप कठिन परिश्रम परिश्रम से जाओगे उतना उतने आपको भगवान उतना आपको जल्दी मिलेंगे। हाँ, कई लोगों का आप देखिए, कई लोग मंदिर जाते हैं, कई लोग गुरुद्वारा जाते हैं, कई लोग मस्जिद जाते हैं, कई लोग चर्च जाते हैं। अब मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, सारे धर्मों का सम्मान। उसके ऊपर भी एक चीज़ होती है, वो होती है इंसानियत। वो ख़त्म हो गई है। हम कब किसी पे कैसी टिप्पणी कर देते हैं, तो वो कितना, मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोग मंदिर में जाके मत्था टेकते हैं, कई लोग गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकते हैं। मतलब आप मत्था तो टेक रहे हैं, लेकिन अंदर से वो भावना ही नहीं है कि मेरा पड़ोस में कोई ये कर रहा है तो मुझे भी करना है। तो ऐसा ये कंपटीशन चल पड़ा है। जबकि जो आपके अंदर की भावना होती है ना, किसी भगवान से, आपका जिससे भी रिलेट करते हैं, जिस भी धर्म से, तो वो आपका अंदर से एक जो स्पिरिचुअल होना चाहिए ना आपको, वो आजकल के टाइम पे है नहीं लोग। बिल्कुल सही बोला। कुछ लोग भगवान के नाम पे भी गलत काम करते हैं, और कुछ लोग अपने पद को लेके भी कुछ गलत चीज़ें करते हैं। काफ़ी है। मैं आपको एग्जांपल, आपके मन में यही होना चाहिए कि आप भगवान के लिए कर रहे हैं ना, उसमें कुछ लाभ नहीं देखना चाहिए। आजकल के टाइम पे ना आपको आप देखिए ना, मुझे जो समझ में आता है कि भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, एक हाथ से भगवान आपको दे रहा है, आपको दूसरे हाथ से देना आना चाहिए। बिल्कुल। इंसान क्या कर रहा है आज के टाइम पे, वो दोनों हाथ ऐसे खोल रहा है, कहते हैं भगवान दे रहा तो मैं बंद कर लूंगा ताकि मैं किसी को देना ना पड़े। फिर जब, और वो ये नहीं समझ रहा है कि भगवान अगर आपको दे रहे हैं ना, तो आप बांटना सीखें। मैं ये नहीं कहता आप सब कुछ बांट दीजिए, इसलिए कहता हूँ कि एक हाथ हमेशा बचा के रखिए, दोनों हाथ मत लौटाइए किसी को। एक हाथ अपने पास रखे, दूसरे हाथ से बांटना सीखे। क्योंकि भगवान, रब, अल्लाह, जो भी जिस धर्म को मानता है, जिस धर्म से रिलेट करता है, रब का सिर्फ एक ही मतलब है। रब से जो मुझे समझ में आता है, जब रब ने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें आगे लेकर आना है, तो वो भीड़ में से भी उठाकर आपको आगे ले आएगा। और अगर रब ने डिसाइड कर लिया कि आपको आगे नहीं लेकर आना, तो चाहे आप भीड़ में सबसे आगे खड़े हो जाओ, उनकी नज़र आप पर नहीं जाएगी। तो ये वाकया एक्चुअल में पर्सनली मैंने काफ़ी लोगों के साथ होते देखा है, मैंने अपने साथ होते हुए देखा है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं ना कुछ मानता हूँ अपने आप को, लेकिन आज रब ने इतना कुछ दे दिया है कि एक भीड़ के किसी कोने में एक गुमनाम चेहरा था मैं, आज ऊपर वाले की इतनी कृपा हुई है कि एक गुमनामी से निकाल कर एक जो रोशनी दिखाई है। तो मैं भी वही मानता हूँ। जैसे मैं पहले बताया, जैसे तेलंगाना से आया हूँ, इतने कष्ट जब उठा रहा था तो तब लगा कि भाई कैसे मैं सरवाइव करूँगा इधर नॉर्थ में, जब मुझे भाषा नहीं आती है, ना मेरे वातावरण भी अलग है, वहाँ से एनवायरनमेंट अलग है, न कोई मुझे जानता है, न खाना अलग है यहाँ का। हाँ, टोटली डिफरेंट है। तो फिर मुझे लगा कि क्या भगवान मुझे इधर ले आया। मगर हिम्मत रखा मैंने, हिम्मत रख के फिर धीरे धीरे मेरा हिंदी में थोड़ा थोड़ा मैंने, ये भी मुझे मतलब एक लर्निंग है करके, मैंने धीरे धीरे मैंने बोलना हिंदी में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, सब्जियों को क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ये भाई बहन, ये जो भी, हाँ, जितने भी रिश्ते क्या क्या है, उनको क्या प्रोनाउंस करते हैं, हाँ, अपने जो डेली लाइफ, हाँ, जो हम डेली शब्द होते हैं, वो ज़्यादातर मैं सीख गया था, लगभग ज़्यादातर सीख गया था। और बोलना भी सुबह से लेकर रात सोने तक तो हिंदी भाषा ही था। तो
तो मैं धीरे धीरे सीख के सबसे मतलब थोड़ा मेरी लैंग्वेज अलग स्लैंग तो अलग होएगा ही, मातृभाषा अलग है तो फिर हमारा बोलने में थोड़ा फ़र्क तो रहता है, मगर आप इस चीज़ को मानते हैं कि ज़िंदगी एक सफ़र है बिल्कुल। और आप हर दिन कुछ सीख रहे हैं, तो जब आप हर दिन कुछ सीख रहे हैं ना, तो उसकी एक एक्साइटमेंट बहुत अच्छी होती है। बहुत एक आप देखना कभी, जो मैंने नोट किया है, मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत है, एक इंसान है जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, कहने का मतलब हम एज अ अंबानी को लेकर चलते हैं, बिल्कुल। ठीक है, उनके बच्चे हैं, उनको स्टार्टिंग से ही वो चीज़ मिली है जिसके लिए एक मिडिल क्लास फैमिली स्ट्रगल कर रहा है, तो उनकी लाइफ क्या है, कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रगल उसके पास ऑटोमेटिकली सब चीज़ें आ रही हैं। तो मैंने देखा आजकल के जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, अपने आपको बहुत कोसता है कि मेरे पास ये नहीं है, सामने वाले के पास कार है, उसके फैमिली बैकग्राउंड, दादा के पास कार थी, फिर उसके फादर के पास इतनी प्रॉपर्टी है, और अदर चीज़ें भी, काफ़ी चीज़ें ऐसी ऐड ऑन होती हैं। तो वो ये क्यों नहीं सोचता है कि मिडिल क्लास फैमिली का जो भी यंग जनरेशन है, वो ये क्यों नहीं सोचती है कि उसके पास करने को कितना कुछ है, सीखने को कितना कुछ है, हर इंसान से मिलना है, आपको रोटी के लिए स्ट्रगल करनी है, आपको एक छत के लेने के लिए स्ट्रगल करनी है, आपको कपड़े लेने के लिए, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ही एक ज़रूरत है, इसके अलावा चौथी कोई ज़रूरत है नहीं। वो हमें कोरोना के टाइम पे पता लग गया था कि आप देखिए कोरोना के टाइम पे जिसको हम सोचते हैं ना जरूरी है, शॉपिंग करना जरूरी है, ये करना, कितनी चीज़ें बंद हो गई। आखिर में लोगों को क्या चाहिए था, हर इंसान से, किसी कोरोना के टाइम पर किसी भी इंसान से पूछना, हर इंसान क्या चाहता था जी, टाइम पर तीन टाइम की रोटी मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए, और अच्छा रहने के लिए छत मिल जाए, चौथी कोई ख्वाहिश ही नहीं थी। बिल्कुल वही है जो लोगों का, जब ज़्यादा बदलाव आता है ना लोगों में कि भाई कुछ भी नहीं है, भगवान नहीं है, ये नहीं है, कुछ नहीं है, भगवान ज़रूर देखता है कि भाई कोरोना के जैसे एक बीमारी आता है ना, तो उसको एक सबक सिखाता है कि भाई तुम क्या हो, तुम्हारा स्थिति क्या है, वो तो बता देते हैं। तो लाइफ में डाउनफॉल होना कितना ज़रूरी है? डाउनफॉल जितने होएगे ना तुम उतने स्ट्रांग बनेंगे, जितने डाउनफॉल हो गए तो उतने सीखोगे। कोई ऐसा मोमेंट जो आपको हाँ, शेयर करना चाहते हैं? डाउनफॉल में मैं सिंपल ये एक बात याद करता हूँ कि जब यहाँ आया था मैं चंडीगढ़ में, तब तो त्यौहार भी कहीं त्यौहार मैं मिस कर लेता था। भगवान से मैं ज़्यादा वो कनेक्टेड हूँ उस टाइम पे, पहले से कनेक्टेड हूँ। तो उस टाइम पे गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से बनाते थे वहाँ। यहाँ आने के बाद गणेश मूर्ति मिलना मुश्किल हुआ था हमारा। तो मैं खुद फिर सोचा था, एक साल के बाद फिर सोचा था कि कैसे है, फिर मैंने खुद मिट्टी लाया, मिट्टी से मूर्ति बनाया, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे मेरा थोड़ा उसमें स्किल्स भी आने लगे मूर्ति बनाने का। अलग अलग मूर्ति बना के फिर मैं तो त्योहार नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद अपने कैंपस में भी गणेश जी के उत्सव भी मनाने 2 साल से धूमधाम से बनाने लगे। यहाँ के लोग भी हमेशा बोलते। किस कैंपस की बात कर रही हूँ? कैंपस पीजे कैंपस? पीजे कैंपस में, चंडीगढ़ में पीजे कैंपस में अपने हरि मंदिर में गणेश जी को प्रतिष्ठित करते हैं, हमारे ग्रुप है। तो यहाँ के कैंपस वाले बहुत अच्छे से, बहुत मन से, अपने मन से डेली पूजा होती है, डेली अपने भजन स्पिरिचुअल है यहाँ के लोग। हाँ, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत स्पिरिचुअल है। और जैसे साउथ में ये मनाते थे, मगर ये लोग अपने अपने इष्ट से, अपने, हाँ जी, इधर पीजीए कैंपस में भी गणेश चतुर्थी होना है बोल के इन्होंने मुझे पूछा कि कैसे पूजा पाठ होते हैं, क्या होते हैं, हम भी मना लेंगे इधर, क्योंकि यहाँ होते नहीं है, आप हमें बता दो कैसे कैसे होते हैं। तो हमने बताया, तो उसके बाद हमें लगा कि भाई मुझे चंडीगढ़ इसलिए लाए होंगे कि भाई गणेश चतुर्थी यहाँ मनाने के लिए। ये कई बार हम सोचते हैं जैसे कि ना, गॉड ने क्या प्लान कर दिया हमारा, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन कई बार हमारी लाइफ में कितने अप डाउन्स आते हैं, किसी के भी, आपके हो चाहे मेरे हो। आज से काफ़ी वक्त पहले मैं कोसता था, पता नहीं क्या ही हो गया है, लाइफ ऐसी क्यों हो गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया, लेकिन रब कब क्या चीज़ आपसे करवाना चाहता है आपको खुद नहीं पता, खुद नहीं पता चलता, बिल्कुल। और जब आप उसका एक रिजल्ट देखते हो ना, वो एक अलग ही लेवल होता है, और जिसको छूने के लिए लोग ज़िंदगी लगा देते हैं, वो आप कुछ चंद सेकंडों में वो चीज़ें हासिल कर लेते हो। हाँ, मेहनत
मैं एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि भगवान के भरोसे सब कुछ मत छोड़िए, एक मेहनत भी चीज़ होती है और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। रब हमेशा कहता है कि आप मेहनत करो, मैं साथ दूंगा, लेकिन आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, मेरे भरोसे बैठे हुए हो, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने एक वाक्य है काफ़ी, महाभारत की लड़ाई जब युद्ध हुआ था, देन उस टाइम पे अर्जुन ने लड़ने से मना कर दिया था, जस्ट बिकॉज कि वो कहते थे कि मेरे भाई है, सामने मेरे भाई हैं। तो उन्होंने कहा कि जब आपके साथ अन्याय हो रहा था तब वो तुम्हारे भाई नहीं थे क्या? जब उन्होंने उस टाइम पे वो चीज़ कह रहे, युद्ध में सत्य असत्य होता है, झूठ सच होता है, वहाँ पे कोई आपका कोई रिश्ता नहीं होता। तो काफ़ी चीज़ें, अगर मैं सोचता हूँ कि अगर श्री कृष्ण भगवान ना होते तो पांडव कभी वो युद्ध भी ना जीत पाते, क्योंकि सारी लीला उनकी थी, सब कुछ उनका था। तो लाइफ में मेरा ये मानना है कि स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, स्पिरिचुअल तो अपने अस्तित्व वही है। लोग, मैंने देखा है, लोग सुबह उठते हैं, अपनी ज़िंदगी को कोसना शुरू कर देते हैं, रब को कोसना शुरू कर देते हैं, और जब उनको खुशी मिलती है तो वो 4 दोस्त ढूंढते हैं, तब उनको भगवान याद नहीं आता। याद नहीं आता। ये सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है। भगवान को याद करते हैं सारे। रब को और मैंने कहीं देखा है, कई लोगों को देखा है कि ना, आप देखना, मंदिर में जाते हैं, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई कहीं जाता है, वो क्या कर रहे होते हैं? सोना चांदी चढ़ा रहे होते हैं। एक बात बताओ मुझे, मुझे बड़ा ना वो अंदर पे चुभता है वो चीज़ ना। आपको देने वाला रब है, देने वाला भगवान है, भगवान तुम उसको क्या दोगे? तुम उसको मैंने हिंदू धर्म में देखा है, बोलना नहीं चाहिए, बट आप देखना कितने भी हमारे बड़े बड़े धाम हैं या कहीं पे भी हैं, तो वहाँ पे सोना चांदी चढ़ता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, भगवान को क्या जरूरत है इन चीज़ों की? वो सिर्फ एक चीज़ बोलते हैं, सुबह मेरा नाम लो, उठने से जैसे उठते हो, और रात को सोने से पहले मेरा नाम ले लो। इसके अलावा तीसरा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दान भी देना है, अगर अच्छे अगर कर्मों के लिए आपको, अगर कोई मंदिर को अगर आप भंडारा करवा लो, भंडारा करवा लो, किसी को खाना खिलाओ, हाँ बिल्कुल, भंडारा करवा लो, आप किसी का मेडिकली ट्रीटमेंट में मदद कर दो, मेडिकल ट्रीटमेंट करा लो, पढ़ाई उसका स्कूल किसी का स्टडी करवा लो, स्टडी का। ये चीज़ समझ में आती है हमको। बट आप जाकर वहाँ पर बोलते हो, आप मेरे बेटे का, मेरे बच्चे का, या मेरे फैमिली का ये कर दो, मैं आपको सोने की चैन चढ़ाऊंगा, ये मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है। उसका कोई लॉजिक नहीं है, और कुछ समझ नहीं आता मुझे कि आपने भगवान को भी एक आइटम बना दिया है। बिल्कुल, भगवान एक वस्तु बना दिया है कि नहीं है, भगवान इतने लोभी नहीं है कि वही तो। और जो देने वाला है तुम उसको क्या दोगे? जरूरत ही नहीं है भगवान को कुछ। वो चाहे तो उसने राजा को रंग को राजा बना दे। तो आजकल के टाइम पे ना अंधविश्वास वही है, ये सारे ये इतने मतलब जो हो रहा है ना, जैसे इतने चीज़ हम देखने को मिल रहा है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अपने त्योहारों को भक्ति श्रद्धा से आप मनाओ, तो अपने फ्यूचर जो जनरेशन है, जो अपने बच्चे हैं, जो भी देख रहे हैं ना, वो भी एक अपने जो भी बुद्धि होता है इनका वैसे विकसित होता है, जैसे बिल्कुल त्योहारों के साथ। हाँ, दूसरी बात ये भी होती है ना, अब मान के चलिए आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, आप गणेश चतुर्थी मना रहे, बच्चे भी देख रहे हैं ना उस चीज़ को। हाँ, आपके तभी सीखेंगे। हाँ, तभी सीखेंगे ना। अगर एक पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं पूरा दिन, बच्चे क्या सीख रहे हैं? वही चीज़ सीख रहे हैं। कहते हैं कि पहले गुरु माँ बाप होते हैं। बिल्कुल। अगर आप कहते हैं, जो एक स्कूल होता है, विद्यालय कहते हैं जिसको हम स्कूलिंग कहते हैं, वहाँ सिर्फ आपको शिक्षा मिलती है, संस्कार आपको घर से मिलते हैं। बिल्कुल। 4 लोगों में अगर हम जाते हैं, 4 लोगों में जाते हैं, तो चारों से 4 गुण आप सीख सकते हो। ये ग्रुप कैसे बनता है, समूह कैसे बनता है? कोई त्योहार हो, जब एकत्रित होते हैं सब। त्योहार इसलिए होते हैं, जैसे अब 9 दिन का नवरात्रे हैं, जो दुर्गा माता नवरात्रे हैं, 9 दिन आप मंदिर में जाओ, 10 लोगों से मिलो, तो तभी आपका उसमें 10 लोगों का गुण आ जाएंगे, अच्छे क्या है, क्या कर्म करना चाहिए, वो पता चल जाता है।
जैसे आप देखेंगे कि हर जगह अलग अलग कल्चर है। मैं बेसिकली पहाड़ से बिलोंग करता, पहाड़ी हूँ मैं। और मेरी एक कर्म भूमि है चंडीगढ़ और पंजाब। और मैं, मेरा बैकग्राउंड उत्तराखंड से है। मैं पहाड़ी हूँ, वहाँ देवभूमि कहते हैं, देवभूमि कहते हैं। और जो अभी हम बात कर रहे थे कि वहाँ पे जब भी देवी देवताओं की पूजा होती है तो पूरा गांव इकट्ठा होता है, चाहे वो हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, वो दोनों को देवभूमि कहा जाता है। तो अगर मैं इन दोनों को अलग नहीं अलग नज़रों से नहीं देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देवी देवताओं का वास है। तो वहाँ पे चाहे हिमाचल हो चाहे वो उत्तराखंड हो, जब भी वहाँ देवी देवताओं की पूजा होती है पूरा गांव इकट्ठा होकर सम्मिलित होकर एक बड़ा सा एक बड़ा सा भंडारा करते हैं, जिसमें जो लेडीज़ हैं वो रोटी बनाते हैं। एक बड़ा सा एक वो रखा होता है, क्या बोलते हैं उसको, तवा, तवा टाइप होता है बहुत बड़ा सा। उसके आसपास लेडीज़ होती हैं जो आटा गूंद कर वो बनाते हैं। जेंट्स लोगों का काम होता है चावल बनाना, चावल जैसी चीज़ें बनाना, दाल बनाना। और नीचे बैठ के एक पत्तल वाला होता है सिस्टम। अब तो चलो काफ़ी एडवांस हो गया, अब तो थालियाँ आ गई हैं, लेकिन वो कल्चर जब मैं देखता बहुत मिस करता हूँ। मैं भी गया था एक बार हिमाचल, वो क्या बोलते हैं, वो थाली बोलते हैं ना कुछ हिमाचल घर का कुछ मुझे। हाँ जी, थाली में सारे दाल चावल हाँ, अलग अलग उसमें पोर्शन। अलग करके नीचे बैठ के खाता है, वो बहुत अच्छी मतलब वो है। तो मैं हमेशा यही चाहता हूँ, मतलब हमेशा ऐसे लगता है कि मेरे को ना कि हमें धाम धाम कहते धाम कहते हैं वहाँ पे धाम कहते हैं। तो हमें अपने कल्चर से, अपने रूट से जुड़ा रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हैं। जैसे आप ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि जैसे आप कहते हो कि आप अपने रूट से अभी भी जुड़े हुए हो, बहुत अच्छी बात है ये। और आपको भाषाएं आती है अपने वहाँ की, ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने बच्चों को हर हर भाषा सिखाएं। कोई भाषा बुरी नहीं है, लेकिन अपनी भाषा को आना बहुत ज़रूरी है। भाषा के बात आ गया तो मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ आके पंजाबी का लिखना, मुझे मतलब पढ़ना भी आता है पंजाबी। लिखना भी आता है आपको? लिखना नहीं, मतलब लिखता भी हूँ, मगर पढ़ना अच्छे से आता है। पढ़ना अच्छे से आता है? हाँ, तो धीरे धीरे पढ़ता हूँ मगर पढ़ लेता हूँ मैं। तो जैसे अभी वर्किंग एरियाज में आपको कभी पंजाबी से रिलेटेड कोई काम ऐसा पड़ा है जो आपका इजीली सोल्यूशन होगा? वर्किंग में, हाँ वर्किंग में भी पढ़ा है कई बार। हमारे पास अकाउंट्स में लेटर्स भी आते हैं, आरटीआई वगैरह, आरटीआई उसमें क्या लिखा है वो तो पंजाबी का अक्षरमाला में सीख के फिर मुझे पता चल रहा है। जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मेरी स्टडी, मेरा बोर्न जो है, मेरा जन्म जो है वो चंडीगढ़ से ही है। तो मैंने यहाँ पे पंजाबियों के बीच में भी रहा हूँ मैं। और हिंदी भी मुझे आती है, इंग्लिश चलो स्कूलिंग है तो स्कूलिंग जितना आता है वो आती है, पहाड़ी भी आती है। तो काफ़ी चीज़ें, मैं कह रहा हूँ सीखने को बहुत कुछ है हमारे पास, कुछ है, लेकिन हम सीख नहीं पा रहे हैं। कहते हैं दुनिया के पास ना ज्ञान बहुत है, हमें बटोरना नहीं आ रहा है। हम एक चीज़ सीख कर अपने आप को मास्टर समझते हैं, जबकि हमें लगता है जहाँ पर आपके अंदर मैं आ गया ना, वहाँ पे आपको अपने आप को आपने ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं सक्सेस के पीछे डॉट्स नहीं होने चाहिए, कोमाज होने चाहिए। कि आज आपने ये अचीव किया, कोमा, देन अगला नेक्स्ट किया। लेकिन अगर आपने इसके पीछे फुल स्टॉप लगा दी तो मतलब आपने अपनी एक बाउंड्री सेट कर दी, इसके बाद आपने कुछ सीखना नहीं है, आप सीख चुके हो जो सीख चुके हो। तो हमेशा कहते हैं सक्सेस के पीछे कोमाज होने चाहिए। आज आपने स्केटिंग सीखी है, कोमा। आज आपने क्रिकेट सीखा है, कोमा। और सीखने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। एज लिमिट कोई नहीं है। मैं देखता हूँ कि 60-70 साल के लोग, हाँ, पीएचडी करते हैं कई लोग 60 साल के बाद, है 10th भी पास हो रहे बेचारे। हाँ, अभी आप देखो कि कितने लीडर्स हैं जो जेल से 10th पास किए। अपना चौटाला जी हैं हरियाणा से, तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने 10th, मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर मेरे ख्याल से 10th उन्होंने अभी वहाँ से की थी। अब तो मेरे ख्याल से शायद में भी डेथ हो गई होगी, मुझे आइडिया नहीं है। बट उन्होंने जेल से किया था 10th या 12th के पेपर दिए थे, कुछ ऐसा था। तो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं है। सीखने का कोई उम्र नहीं। तो अब हम चलते हैं आपके रूट्स पे। तो जैसे कि जब ये तेलंगाना स्टेट बना था आंध्र प्रदेश से कटकर, स्टैब्लिशमेंट जोन में जब था, तो 10 इयर्स का टाइम स्टैब्लिशमेंट में लगा। तो वहाँ की जो लोकल पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़, तो उन्होंने क्या क्या काम किया उस पर? एक्चुअली कोई भी नया राज्य बनता है तो उनको सारे विभागों में एक
उसको डेवलप करने के लिए एक लीडर की ज़रूरत होती है। तो फिर वो विभाग पहले हमारे जब तेलंगाना स्टेट बना तो फिर अलग अलग डिवाइड हो गया था, अलग अलग मंत्रियों को दिया। तो उसके लिए तो फंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है डेवलपमेंट के लिए। एक नया राज्य बन गया तो फिर पहले फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा भी जैसे पहले 10 साल लगा उसको डेवलप करने के लिए। पहले हैदराबाद के शहर में आईटी इंडस्ट्रीज तो थोड़ा बूम था, मगर तेलंगाना आने के बाद उसका है ना, अभी आज के डेट में आप देखोगे तो वो आप हैदराबाद एक ऐसा नगर लगता है आपको फॉरेन में है वो आप इतना इंडस्ट्री से। हाँ, इतना इसका पहले वीडियो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। ऐसे बना है कि आपको वो वीडियो देखेंगे ना हैदराबाद का जो आईटी इंडस्ट्रीज़ का, आपको लगेंगे कि हम फॉरेन में हैं, इतना डेवलपमेंट हो चुका है। इतने डेवलपमेंट है। और आईटी रिलेटेड जॉब्स का तो कोई कमी नहीं है वहाँ। वो हब है एक तरह से, हब है, आईटी हब है। और आईटी हब है। तेलंगाना बनने के बाद कई कंपनियाँ आ गए, उसे इस्टेब्लिश किए यहाँ हैदराबाद में। तो जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मेनली वहाँ पे मोस्टली स्टैब्लिश पार्टीज़ कौन सी है वहाँ पे, जो वहाँ मेन जब जब चुनाव इलेक्शंस होते हैं तो आपस में जो अपोजिट पार्टीज़ होती हैं वो कौन सी हैं जो मोस्टली एक दूसरे को compete करते हैं? वो मेनली स्टेट पार्टी है हमारे तेलंगाना राष्ट्र समिति, टीआरएस थी, अब तो उसको भारत राष्ट्र समिति बोला, बीआरएस कहा है। उसके लीडर कौन है? उसके लीडर है के चंद्रशेखर राव, केसीआर बोलते हैं उसको। और सेकंड अपोजिट पार्टी? अपोजिट पार्टी अभी जो अभी लीड कौन कर रहा अभी लीड कर रहे कांग्रेस पार्टी, है? नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी अभी। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ बताएंगे कि मतलब कि नहीं, इसमें कुछ वर्किंग स्टाइल किसका अच्छा है, मतलब प्रोग्रेसिव वर्किंग स्टाइल? स्टाइल तो मुझे तो खुद का क्या पॉइंट है? बीआरएस का ही अच्छा लगा, क्योंकि वो डेवलपमेंट तो उसका डेवलपमेंट दिखाई देता था, मगर उसमें कुछ करप्शंस की कुछ बीच में करप्शंस का कुछ आया था न्यूज़, उसके वजह से वो डाउनफॉल हो गया। डाउनफॉल हो गया और कांग्रेस जीत गई। मगर अभी कांग्रेस का भी हम देख रहे हैं, मगर इतने ज़्यादा डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रहा है। जो 10-15 सालों में जो टीआरएस पार्टी ने, जो बीआरएस अभी कहते हैं, बीआरएस पार्टी ने जितने भी मतलब एम्प्लॉयमेंट इन्होंने क्रिएट किया, वो कांग्रेस के टाइम पे वो तो जो हो गया था। आप करप्शंस की बात कर रहे हैं कि बीआरएस के डूबने का कारण करप्शन था, तो जो एलिगेशंस लगे तो वो कितने सच थे या फेक थे वो एलिगेशंस? करप्शंस तो मतलब कुछ तो निकल के आया होगा ना उसमें हाँ, कि करप्शंस तो है उसमें, है। मगर करप्शंस अगर ये साइड एक साइड रखते हैं तो डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। तेलंगाना का डेवलपमेंट तो ज़रूर, मतलब वहाँ से हमने डेवलपमेंट तो दिखता था टीआरएस के टाइम पे। अब ये कांग्रेस के टाइम पे कोई नौकरियाँ ये जैसे नोटिफिकेशन निकलना ये वो, मतलब यहाँ भी कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है हमें। मतलब करप्शन तो है ही, हर पार्टी में है करप्शन। हाँ, किसी एक इंसान के होने से पूरी पार्टी करप्ट नहीं हो जाती है। अगर हम करप्शंस को कम करना है तो पहले युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, मेन ये है। अगर युवा जितने आप देखिए ना, इंडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो लोग 65 साल की एज में भी सीएम का चुनाव लड़ रहे हैं, सीएम का चुनाव लड़ कोई रहे हैं, पीएम का चुनाव लड़ रहा है। तो अपने जो फैमिली के मेंबर सीएम बन जाते हैं। हाँ, वो एक्चुअली एक अपने बेटा, अपने पोता, अपनी बेटी। और आप इस चीज़ को कितना समझते हैं कि एक पॉलिटिकल व्यंग्य हो गया एक तरह से ये कि एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, पीएन की जॉब के लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन। एक पॉलिटिकल एमएलए एमसी के बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी ही नहीं है। ये गलत है, ये कंपलसरी। जैसे एक चीज़ लेता हूँ मैं, एजुकेशन मिनिस्टर है, उसको क्या होना चाहिए? एजुकेशन का नॉलेज होना चाहिए, वो उसी फील्ड का होना चाहिए, मास्टर फेल का होना चाहिए। अगर वो 10th फेल है तो वो क्या एजुकेट करेगा? जैसे कृषि मंत्री होते हैं हमारे, तो उसको वो उस बैकग्राउंड से होना चाहिए, वो फार्मर का बेटा होना चाहिए, वो खुद फार्मरिंग करी होनी चाहिए उसने, तभी तो पता चलेगा उनको क्या क्या फसल किस टाइम पे लगाना है, क्या है वो। या तो ये हो सकता है कि
अगर सपोज करो कोई एजुकेशन मिनिस्टर भी है, उसको हम एजुकेशन मिनिस्टर बना भी देते हैं, उसको नॉलेज भी नहीं है, या तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो जल्दी अडॉप्ट करे चीज़ें, या तो ये चीज़ होनी चाहिए। क्वालिफाइड तो होना जरूरी है हाँ, क्वालिफाइड होना जरूरी है, मतलब कि वेल क्वालिफाइड, मतलब एक आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम क्लैरिकल एग्ज़ाम देते हैं, आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है कि आपको 10th +2 ग्रेजुएशन ये सब्जेक्ट होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे उसमें एडमिन ऑफिसर्स होते हैं, उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है कि ग्रेजुएशन के साथ आपकी एक जो फील्ड है वो अकाउंटेंसी की होनी चाहिए, या आपका कुछ भी इकोनॉमिक्स होनी चाहिए आपके पास, कुछ ऐसा क्राइटेरिया होता है बिल्कुल। ताकि वो रिलेट कर सके, अपनी फील्ड्स के साथ जस्टिफाई कर सके। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब कि जो बीए कर रहे हैं वो उसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, बट एक एजुकेशन होनी मस्ट है। ऐसी नहीं है कि आप 5वीं पास को आप उठाकर मुख्यमंत्री बना रहे हो, प्रधानमंत्री बना रहे हो, या कोई छोटी सी भी जिम्मेवारी दे रहे हो, क्योंकि सवाल जनता का है, आप एक जनता के प्रतिनिधित्व कर रहे हो। हम पॉलिटिक्स की इतनी बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस की इतनी बात कर रहे हैं। साउथ की एक मूवी थी विजय राघवन के नाम से, काफ़ी उसमें एक विजय एंथोनी, हाँ जी, वो म्यूनसिपल एमसी काउंसलर होते हैं किसी जगह के, तो वो अपने एरिया को डेवलप करने के लिए पॉलिटिशियन से कैसे लड़ते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, देन उनका पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी मिसयूज़ करते हैं उनका, देन उसके बाद वो एमएलए के लिए चुनाव के लिए लड़ते हैं। तो ऐसी मूवीज़ बनती हैं, नायक मूवी है अनिल कपूर की, तो ऐसी काफ़ी मूवीज़ बनती हैं, लेकिन वो ज़मीन पर कितना काम होता है उसको मुझे नहीं पता है। हाँ, वो मूवी में मतलब ये मूवी देख के ना युवाओं को पॉलिटिक्स में आने की मतलब प्रेरणा मिलती है, मगर वो जैसे मूवी में दिखाता है ना वैसे होना अगर हो जाता है ना सच में, तो डेवलपमेंट अपने आप ही आ जाता है। वो पॉलिटिक्स में क्या है, मेनली प्रक्षालना चाहिए थी ये भाई, पॉलिटिक्स में ज़्यादा करप्शन होता है ना, करप्शन फ्री पॉलिटिक्स चाहिए हमें। तो उसके लिए करप्शन तो स्टार्ट कहते हैं लोगों से ही होता है, अगर आप दोगे नहीं तो सामने वाला लेगा कैसे? बिल्कुल, ये आप ना दो किसी को, नहीं लेना चाहिए, ये एक आपके अंदर अगर वो रखते हो ना, अगर ये हर एक मतलब ये सब लोग सोचते हैं कि मुझे क्या फ़ायदा है, मुझे क्या फ़ायदा, तो फिर कुछ डेवलप ही होगा नहीं। पहले आप अपने ऊपर लागू करो, फिर करप्शन इंडिया अपने मतलब अपने साथ शुरू करो, पहले अपने से शुरू करो। मान के चलिए तेलंगाना का सीएम आपको बनाया जाता है, मान कर चलते हैं, आप क्या डेवलपमेंट करेंगे? पहले मेन मैं तो ये डेवलपमेंट देखता हूँ कि एजुकेशन, और उसके बाद मेरा आता है स्वास्थ्य, मेडिकल ये पहले प्रायोरिटी पे रहते हैं। उसके बाद उसके साथ साथ जैसे अगर कोई भी मतलब होल टाइम डेवलपमेंट चाहिए ना, तो पहले एजुकेशन की ज़रूरत है। एजुकेशन से ही आपका जॉब्स बनता है, जॉब से भी आपका ग्रोथ होता है। तो मेनली एजुकेशन है, बेस पिलर में एजुकेशन है, और एजुकेशन के साथ साथ आपका हेल्थ भी ज़रूरी है। तो पहले ये दो ठीक से मतलब एजुकेशन मतलब ये शिक्षा सब जगह होता है शिक्षा, मगर आपको मतलब शिक्षा में भी मतलब अच्छे क्वालिटी शिक्षा मिलना चाहिए। आप देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में गवर्नमेंट स्कूल्स खुले होते हैं। चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में कम बच्चे पढ़ते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। समझेगा यही हाल है। तो उसके लिए माँ बाप खून पसीना एक कर देते हैं कि अपने बच्चे को कॉन्वेंट में लगाना है। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन सही नहीं है? नहीं, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से ही आया हूँ पढ़ के, मैं भी गवर्नमेंट जॉब तो हासिल किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बिल्कुल लोयल पे रहते हैं और दल होते हैं। कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बहुत तेज होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पढ़ने के आपको एटमॉस्फेयर होना चाहिए। गवर्नमेंट में तो बीएड करके, एमएड किए, बीएड किए, पीजी करके अच्छे टीचर्स होते हैं वहाँ। अब प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट में तो वो लोग तो
पैसों के लिए काम करते हैं। आप जॉब्स के लिए क्या करेंगे अगर आप वहाँ के सीएम बनाए जाते हैं? देन आप जॉब्स को लेकर क्या आपके जॉब्स जैसे आप कैसे जैसे अभी जैसे मैं आम आदमी हूँ, बड़ा इजीली हम किसी पे भी उंगली कर सकते हैं, बड़ा इजीली ये चीज़ ना, ये बड़ा इजी है, कोई मुझ पर उंगली कर दे, मैं किसी पर उंगली कर दूं। लेकिन जब हम उस पोजीशन में जाकर खुद उस सीट पर जाकर बैठते तो वो थोड़ा होता है, मुश्किल भरा होता है। एक 3 घंटे की मूवीज़ में और एक रियलिटी में फ़र्क बहुत होता है, तो हम बड़ी जल्दी जजमेंट पास करने लग जाते हैं। तो अगर इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, मतलब कि आजकल के जो पॉलिटिशियंस हैं, तो आपको लगता है कि जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे अब ऑफिस वगैरह में भी जाएंगे तो एक सीनियर होता है जिसको एक्सपीरियंस होता है, एक यंग जनरेशन होती है जिसके पास अपनी एक टैलेंट होता है, आइडियाज़ होते हैं। तो जब ये दो चीज़ें मिलकर चलती हैं तो एक जैसे एक इंजन चलता है ना रेलगाड़ी का, वैसे वर्क करता है। लेकिन आजकल के टाइम पे एक ना कंपटीशन ही आ गया है एक दूसरे के साथ। यंग जनरेशन सीनियर की नहीं सुनना चाहता एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस को लगता है कि ये यंग जनरेशन वाला मुझे क्या समझाएगा। तो एक्चुअली किसी को ये है कि पहले हम रेस्पेक्ट से सीनियर के बात सुनना चाहिए, और सीनियर भी रेस्पेक्ट जूनियर्स को देना चाहिए। ये है एक दूसरे के हेल्प से ही कोई ग्रोथ होता है। बिना मतलब अगर आप सीनियर को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, इनसे क्या मिलेगा, और वो भी सोचेंगे कि भाई तुमसे काम होगा ही नहीं है, तो किसी को कम भी नज़र से भी नहीं देखना चाहिए। किसी को भी जूनियर को कम नज़र से बिल्कुल मत देखो, क्योंकि उनके अंदर भी स्किल्स हैं, और स्किल्स जूनियर के पास है और एक्सपीरियंस सीनियर के पास है। तो दोनों से ही अगर दोनों अच्छे से घुल मिल के काम करेंगे ना, तभी। जैसे कि आप कह सकते हैं आटा और तवा, हाँ, एक से आप एक आटा गूंदना और उसको फिर एक प्रॉपर शेप देना, वो तवा। तो ये एक आपस में जैसे कि दाल और चावल कम्बिनेशन है, सब्जी रोटी कम्बिनेशन है, रोटी के बिना सब्जी अधूरी, सब्जी के बिना रोटी अधूरी। तो एक दूसरे के साथ तालमेल भी जरूरी है, और टैलेंट भी होना चाहिए और आइडियाज़ भी होने चाहिए, वो आपको यंग जनरेशन से ही मिलेंगे। बिल्कुल। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे कि हम देखते हैं सोशल मीडिया, इसका लाइफ में इम्पैक्ट बहुत है। बिल्कुल। तो आपकी डेली रूटीन में या सोशल लाइफ में सोशल मीडिया कितना? जैसे मैं अभी पीजीए कैंपस में रहता हूँ, हमारा एक सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल हमने ऐसे किया कि जैसे मैं अभी पीजीए रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। एज ए जनरल सेक्रेटरी हमने एक ग्रुप क्रिएट किया पीजीए के कैंपस के रेजिडेंट्स के साथ। 400 लोग हैं एक ग्रुप में। तो उस ग्रुप सोशल मीडिया को ऐसे यूज़ कर रहे कि वेलफेयर, मतलब वेलफेयर रिलेटेड काम, अगर किसी के घर में कुछ पानी नहीं आ रहा है या किसी के घर में कोई रिपेयर है, अगर वो टाइमली नहीं हो रहा है, तो उसके लिए सोशल मीडिया को हमने बेस लिख के, तो उनके थ्रू हमारे ग्रुप में ये डालते हैं कि मेरे घर में ये छत से पानी लीकेज हो रहा है। तो इसके लिए आप एज अ जो भी आपका इसमें ग्रुप में आपका जो भी पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, तो इससे जब आप किस से डील करते हैं? जैसे मान के चलिए पीजे कैंपस में किसी घर में पानी लीकेज हो रहा है, ठीक है, तो आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है या सोशल मीडिया फेसबुक जहाँ भी वो कंप्लेंट रेज होती है, जो जिस भी घर में हो रहा है वो कंप्लेंट रेज करते हैं, तो वो आपको मैसेज आ जाता है पूरे ग्रुप के अंदर। तो देन अगला एक्शन आपका क्या होता है उसमें? आप किससे डील करते हैं, किससे बात करते हैं उससे रिलेटेड, फिर उसका सोल्यूशन कैसे होता है? तो उससे रिलेटेड है ना, हम एक्चुअली प्रोसेस क्या है, मतलब मैं मेन की प्रोसेस का प्रोसेस है कि अपने एसएचई पीजे का एसएचई सर है, नाम बताएंगे उनका? गुरप्रीत सिंह भट्टी जी है, जेएस भट्टी जी। तो उनके हेल्प से हम एक ऑफिशियल एक ग्रुप बनाया। उसमें क्या है कि मेंटेनेंस का, पीजे मेंटेनेंस का, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, वाटर डिपार्टमेंट हो गया, वाटर वर्क्स वाले,
और मेंटेनेंस का भी हो गया, सैनिटेशन का हो गया, ये सारे ऑफिसर्स एक ग्रुप में है हमारा, उसमें 15 लोग हैं, 10-15 लोग हैं। तो जो आपका जो वो ग्रुप है उसमें ये ऑफिसर से ऐड है? नहीं, उसमें ऐड नहीं है, तो तो उनके बाद डायरेक्ट नहीं पहुंच जाते, हम बीच में हैं, जैसे आप इंटरमीडिएटर हैं? हाँ इंटरमीडिएटर है। तो ये लोग अगर 10 कंप्लेंट कर लेते हैं तो कुछ चीज़ मतलब नॉमिनल कंप्लेंट होते हैं, वो मतलब इतने इम्पोर्टेंस नहीं होते हैं, मतलब जैसे एक दूसरे को देख के कंप्लेंट करते हैं, बहुत कम है वो। जो जेन्युइन रीज़न वाला होता है ना, वो हम क्या करते हैं, जेन्युइन रीज़न वाला जो है ना वो ऑफिसर्स तक पहुंचा देते हैं दूसरे। तो उसका जो हम कंप्लेंट करते हैं उसका रिपेयर, उसके ऊपर क्या एक्शन है, या रिपेयर कर रहे हैं या अभी 5 मिनट मतलब 5 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, वो सारे रिप्लाई वहाँ से ऑफिसर लोग हमें बता देते हैं। तो आप ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जैसे मान के चलिए उस ग्रुप के अंदर किसी ने कोई कंप्लेंट रेज की, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सीरियस इशू है कि नॉन सीरियस? फोटोज भी डालते हैं, वीडियोस भी डालते हैं। तो पर सपोज किसी का घर में छत लीकेज है तो वो तो जेन्युइन रीज़न हो गया। अगर कोई कूड़ा इधर ही छोड़ रहा है उनके घर के सामने ही, तो वो भी जेन्युइन रीज़न हो गया। अगर कोई सड़क के मतलब उधर किनारे में कुछ मतलब पानी लीकेज हो रहा है, तो फिर पानी लीकेज नहीं, अगर कोई मतलब सड़क ऐसे ख़राब है तो फिर वो तो पीजीआई के अंडर नहीं आते। हाँ, वो तो एमसी के अंडर आ गया। हाँ, एनसी के अंडर आता है, वो तो कोई जेन्युइनिटी वो वो उसमें वो पीजे वाले कर भी, क्योंकि वो ग्रुप ही पीजे बेस्ड है, तो उसमें पीजे वाले कर भी कर सकते पीजीआई के वेलफेयर के लिए, हाउसिंग मतलब रेजिडेंशियल के वेलफेयर के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है ना, वो तो हम उठा रहे हैं। तो और उनको भी नहीं लगना चाहिए, इंजीनियरिंग वालों को भी लगना चाहिए कि भाई ये ज़्यादा ही तंग कर रहे हैं। तो उसमें जेन्युइन रीज़न जो जेन्युइन वाले हैं वो उनके तक पहुंचाते रहते हैं, और वो उतने ही रेस्पेक्ट से वो लोग हमारा बात सुन के काम करते हैं भी। तो एज ए इंटरमीडिएटर आप हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कंप्लेंट रेज की और वो इमीडिएट चाहता है कि इमीडिएट हो जाए, वो इमीडिएट नहीं हो पा रहा है, किसी भी रीज़न XYZ जो भी रीज़न हो, तो ऑफिसर्स नहीं सुनते कई बार, या ऑफिसर बिजी रहते हैं कहीं पर, तो कई बार जिन्होंने कंप्लेंट रेज की होती है तो वो सुनाते भी हैं, कभी ऐसा भी होता है कि सुनाते ही है, तो सुनाने वाले तो सुनाते ही हैं, मगर हमारा मीडिएटर का क्या काम है, हम दोनों को सेटिस्फाई करना है। तो इसमें हमारा कोई स्वलाभेक्ष कुछ नहीं है, मगर हम मीडिएटर का काम करके हम मतलब अच्छा लगता है कि दिल को सुकून मिलता है कि भाई किसी का काम हो रहा है हमारे थ्रू। हाँ, और दूसरी बात है कि हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आजकल के टाइम पे कोई मदद करना चाहता है, अपना फ़ायदा पहले देखता है। हाँ बिल्कुल, मैं तो गर्व से ये बोलता हूँ कि पीजीआई में हमारे जो एसोसिएशन पीजीआई रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी आने के बाद कई चेंजेस, कई डेवलपमेंट हुआ है, वो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेल्प से। आपने देखा है कि मैंने नोट किया कि गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी, चाहे वो पीजीआई हो या कोई भी अदर सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर, तो जो इनके जो रेजिडेंशियल एरिया होते हैं, जो रूम्स होते हैं, बड़े छोटे छोटे होते हैं, तो मतलब कि कई बार ऐसा होता है गेस्ट वगैरह भी आते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, कंजस्टेड सा नहीं होता? हाँ, ये है इधर। तो आपको लगता है कि इस चीज़ में थोड़ा एक हाँ, इस चीज़ में बिल्कुल बदलाव तो आना चाहिए, मगर ये है ना, ये प्रोजेक्ट जो भी है ये इसके लिए थोड़ा आर्थिक रूप से ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है, बजट? हाँ बजट बहुत ज़रूरत तो है। इसके लिए तो उसके लिए कुछ हमारे कैंपस के थोड़ा एक्सटेंड भी हो रहे हैं, आगे टाइप 3 टाइप 4 के मकान भी बन रहे हैं आगे, पूरा यहाँ कॉलोनी से थोड़ा आगे जाके वो भी हो रहा है डेवलपमेंट भी। अभी वो डेवलपमेंट तुरंत नहीं आते हैं, तो लोग तो सोचेंगे कि भाई कहाँ डेवलप हो रहा है, मगर इमीडिएट एक्शन होता है कि टाइम लगता है। कोई बिल्डिंग नहीं बनेगा। अगर वो 2 दिन में बिल्डिंग भी बना रहे हैं तो इसका मतलब वो क्वालिटी भी नहीं होते, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अगर पहले से तो थोड़ा डेवलपमेंट तो है ही। तो जिस वेलफेयर सोसाइटी के आप मेंबर हैं, एक अच्छी पोस्ट पे हैं, डेजिग्नेशन में वहाँ पर, तो आने वाले टाइम पे फ्यूचर में पीजे कैंपस में रहने वाले लोगों को और क्या अच्छा देखने को मिलेगा? कुछ प्लानिंग करते हैं? अब जैसे साल ख़त्म होता है, एक हम चलते हैं ना कि एक कोई भी इंसान का एक रेवोल्यूशन होता है कि कुछ वो कहते हैं कि इस साल में कुछ ये ऐसा कुछ करने वाला हूँ, तो जैसे एज आप उसमें एक जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आप भी कुछ ना कुछ डिसाइड करते हैं, फैमिली जो भी मेंबर्स हैं वहाँ के मेन, तो कुछ डिसाइड करते होंगे इस साल हमें कुछ ऐसा कुछ, जैसे हमें
मान के चलिए रेजिडेंशियल एरिया में घर ही बड़े करने हैं, कमरे रूम्स बड़े करने हैं, अच्छा ये दिक्कत है, इस पे हमें कुछ और एडवांस काम करना है, जो पार्क है पार्क की साफ सफाई में अच्छा काम करना है, बिल्कुल। ऐसे काफ़ी चीज़ें छोटे मोटे काम, मतलब ऐसा कुछ आपने मतलब हर साल कुछ ऐड ऑन करते हैं कि हाँ ये ऐड ऑन करना है, ये ऐड ऑन करना है? ऐड ऑन तो करते ही हैं। जैसे इस साल का क्या है अभी आपका? लेटेस्ट हमने ये प्रपोजल दिए थे एसएचजी सर को और डायरेक्टर सर को और डीडीए सर को कि हमारे जो यहाँ है ना पीजीआई, वैसे नाम पीजीआई क्या है हेल्थ इंस्टीट्यूट है। तो एक प्रोवर्ब है ना, एक हेल्दी माइंड इन हेल्थ सोल, ऐसे करके कुछ, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी सोल। हाँ। तो आप अगर हेल्दी रहोगे तो आपका काम भी मतलब हेल्दी मन लगा रहेगा, भी लगेगा। हाँ मन लगेगा। तो यहाँ हेल्दी के लिए हमें मतलब एक्सरसाइज की ज़रूरत है, इसका मतलब पीजीआई एम्प्लॉइज़ को एक जिम की ज़रूरत है। तो वो ऑलरेडी कहते हैं जिम है पीजीआई के अंदर? नहीं है, वो जिम नहीं है पीजीआई में। पीजीआई में जिम सिर्फ रेजिडेंशियल डॉक्टर्स के लिए है। एक वर्ल्ड डॉक्टर हॉस्टल है ओडीएच है, उसमें जो जिम है वो सिर्फ वही लोग यूज़ कर सकते हैं, JRSR ये लोग यूज़ कर सकते हैं, दूसरे लोग यूज़ नहीं कर सकते। बट आपको लगता नहीं है कि हम पीजे में काम कर रहे हैं, जो भी स्टाफ है पीजे में काम कर रहे हैं, हमें उनको एक ही नज़र से देखना चाहिए? क्योंकि हम जेआरस की बात करते हैं, एसआरस की बात करते हैं, प्रोफेसर्स की बात करते हैं, एचओडीज की बात करते हैं, अपने सीनियर्स ऑफिसर्स की बात करते हैं, जितनी उनको, मुझे लगता है कि हर इंसान का अपना एक रोल है। एक पेशेंट की जब सर्जरी होती है, जो मुझे समझ में आता है, उसमें एक सफाई कर्मचारी का भी उतना काम है, एक हॉस्पिटल अटेंडेंट का भी उतना काम है, एक नर्सिंग स्टाफ का भी उतना ही काम है, एंड देन फिर डॉक्टर्स का उतना काम है, उनको गाइड करने वाले प्रोफेसर का भी उतना ही काम है, और सब चीज़ को मैनेज करने वाले एडमिन ऑफिसर्स का भी उतना ही काम है। तो ज़रूरत तो सबको ही हर चीज़ की। बिल्कुल। तो वो फैसिलिटीज़ आपको मिलना ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि आप देखा जाए तो आप पीजे से इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, यहाँ पे हज़ारों मरीज़ ठीक होकर जाते हैं, तो हवाओं में ही बीमारियाँ हैं, तो आप वहाँ पे रह रहे हैं, आप सोचो, तो आपको महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ बिल्कुल, रोग तो हवाओं के अंदर ही है ना। इन्फेक्शन तो हवाओं में ही है, वो आप रोक नहीं सकते हो। तो उसके लिए आपको अपना इन्वायरमेंट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और आप पीजे के अंदर रह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप बीमारी से ग्रसित हैं, आप चाहे इसको माने चाहे ना माने। वो एंड ऑफ द टाइम जैसे जैसे उम्र निकलती है, आपको पता लगता है कि मुझे ये इन्फेक्शन हो गया, मुझे वो इन्फेक्शन हो गया, तो उसके लिए आपका हेल्थ कितना ज़रूरी है। हेल्थ की ज़रूरत है, और हेल्थ के लिए आपको योगा, जिम और भी काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन हो सकती है। पार्क की ज़रूरत है। आप पार्क में आजकल देखेंगे आपके कई पार्कों में वो जिम के कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह लगे होते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर पीजे में ऐसा कुछ है? अभी नहीं है वो, तो आप ऐड ऑन कर सकते हो आप उसको। अगर हमने ओपन जिम के लिए, इन्होंने ओपन जिम एक जगह है, मगर वो ओपन जिम जो भी है वो 1 साल या 2 साल के लिए वो ठीक होते हैं, जो इक्विपमेंट लगाते हैं वो 1-2 साल के लिए। अच्छा, वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पा रहा? लॉन्ग टाइम नहीं चलता। इसीलिए हमने इंडोर जिम भी मांगा है हमने, इंडोर जिम एंड अलॉन्ग विथ एक क्लब में क्या होता है, जैसे कैरम्स हो गया, न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया, और उसी में जिम हो गया एक तरफ से। ये आपने शटल बैट हो गया, शटल बैडमिंटन। ये आपने अच्छी बड़ी बात बोली है। क्लब के सारे ये ना क्लब हम ऐसे यूज़ करेंगे जैसे हमें रिलीजियस एक्टिविटीज़ होता है, तो हम जगह के लिए ढूंढते रहते हैं कि किस पार्क में करें या किस में। तो एक क्लब होता है, तो उसमें अगर कोई भी ऐसा रिलीजियस एक्टिविटीज़ या छोटा सा फंक्शन करना है ना, वो क्लब के लिए बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए क्लब। और डेली पेपर रीडिंग, बच्चों का नॉलेज बढ़ेगा। और जिम है तो उनका डेली हेल्थ के लिए सही रहेगा। और जो स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ भी, स्पोर्ट्स के ऊपर बच्चे स्पोर्ट्स में ग्रोथ करेंगे। स्पोर्ट्स का तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है कार्डियो के पास में। ओनली क्रिकेट के लिए ना, ओनली क्रिकेट से हम इंडोर गेम के लिए बोल रहे हैं, जैसे इंडोर गेम, कैरम हो गया, चेस हो गया। हाँ, क्या पता आपके बच्चे किस फील्ड में आगे बढ़ जाए, इंडोर गेम्स में आगे बढ़ जाए। आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करोगे तभी वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेगा। तो आप इस चीज़ के लिए किस ऑफिसर से डिस्कस कर रहे हैं या आपकी बातचीत चल रही है? हम तो डीडीए सर से लास्ट मंथ डिस्कस किए थे। तो देन पूरा जो चंडीगढ़ का जो एक रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटीज़ है,
के तरफ से क्राफेड करके है एक, तो उसके तरफ से हमारा बात सर के पास पहुंच गया। तो उनका क्या इस पे अभी रिएक्शन है? तो रिएक्शन अभी देखने को नहीं मिला, अभी देखते हैं। तो नहीं, जब बातचीत कर रहे थे तो एक माइंड, आप माइंड भी पढ़ लेते हैं सामने वाले का कि पॉजिटिव माइंडसेट से सुन रहे हैं कि सिर्फ। हाँ, पॉजिटिवली इन्होंने कहा है, मगर वो तो वर्बली हुआ ना, अभी वो एक्शन कब लेंगे। दूसरी बार मुझे ये भी लगता है कि डीडीएस साहब जो है वो मेन तो फंड का है सब। फंड आएगा तो वो लगाएंगे, अगर फंड ही नहीं आएगा तो वो भी, उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, वो भी क्या कर मुझे सकते तो हैं। नहीं लगता कि पीजीआई में फंड की कमी है, मगर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, अगर एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए तो उस केस में आप, मुझे लगता है कि तो चलिए, ज़्यादा अमाउंट की बात नहीं है ये। तो आपको लगता है, जो मुझे ऐसे पर्सनली सजेशन अगर मैं देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि अगर कहीं चीज़ें नहीं हो पा रही, ओपन जिम की बात कर रहे हैं जैसे हम पार्क में, तो उसमें जैसे आपके 400 मेंबर्स हैं एक ग्रुप के अंदर, तो अगर आप खुद भी कलेक्शन करें, जो भी कलेक्शन की अमाउंट हो, तो ओपन जिम यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो किसी पार्क में लगाकर, जैसे नहीं, आजकल। इंडोर जिम नहीं करना है, मगर इनकी अगर लोगों से लेना है तो ले सकते हैं, मगर उसके लिए मेंटेनेंस का भी ज़रूरत पड़ती है। तो पीजीआई से हम यही कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट की कोई इसका लुक आफ्टर करे, आई मीन कोई केयरटेकर होना चाहिए उसका जिम का। तो स्पेस कहाँ डिसाइड किया आपने इसके लिए? स्पेस तो है इसका, स्पेस जे कैंपस में जिम के लिए सर्टेन जगह ऑलरेडी इन्होंने बना के रखा है, मतलब अच्छा, स्पेस का इशू नहीं है। स्पेस का इशू नहीं है। पीजीआई के मैप में जिम भी है, जो अच्छा, जो वो उसका लेआउट होता है, लेआउट होता है। लेआउट है उसमें जिम है, तो उसी के लिए हम फाइट कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली। ये आपके बड़े अच्छे विचार हैं इस चीज़ को लेकर, और होने भी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके जो मेंबर्स हैं इसके, तो वो भी आपको सपोर्ट करें। अच्छा, एक अच्छी अच्छी सोच के साथ आप चल रहे हैं, और आने वाला फ्यूचर हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगा। और जैसे आप सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं आप, तो यूट्यूब में भी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, मेरा यूट्यूब में है। किस नाम से? एक्चुअली क्या है ना, मैं मैथ से रिलेटेड हूँ, मैथमेटिक्स मेरा। जो आपका यूट्यूब चैनल है वो किस नाम से, थोड़ा बताएंगे आप? मेरा यूट्यूब चैनल है ट्रिक्स ऑन ट्रैक, TRACKS ट्रिक्स, ON TRACK ट्रैक, बाय विजयवर्धन राव। तो इसमें क्या है कि मैं मैथ के रिलेटेड, जैसे रीजनिंग हो गया या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड बहुत मुझे इंटरेस्ट होता है। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है। मोर ओवर मैं ऐसे एक वीडियोस भी डाल लेता हूँ कि जैसे मैं साउथ से हूँ, तो साउथ इंडियन डिशेस सबको पसंद होते हैं, तो बहुत लोग पूछते हैं कि इसका रेसिपी क्या है, इसके रेसिपी। मैं कई बार मतलब डोसा, इडली, ये वो लेके जाता था, तो फिर सब लोग चटनी का रेसिपी बताओ, डोसा कैसे बनाते हैं, हमारे से इतने सॉफ्ट इडली नहीं बनता। तो इसके लिए मैं उसमें भी शॉर्ट्स लगा के डालता हूँ। साउथ इंडियंस में डिशेस की बात ना हो तो वो पॉडकास्ट अधूरा है। हाँ जी। तो आपके फेवरेट डिश कौन से वहाँ पे हैं, और उसके बारे में कुछ बताएं। वहाँ साउथ इंडियन वाले ज़्यादातर चावल पसंद करते हैं। चावल पसंद करते हैं? हाँ, तो जैसे ही इडली डोसा तो सब लोग खाए होंगे, मगर एक लेमन राइस होते हैं वहाँ। वो कैसे बनते हैं? लेमन राइस होते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, बिरयानी होते हैं, वेज बिरयानी होते हैं, बहुत सारे आइटम्स है। तो वो हमें कब मिलेगी खाने को? आपको जब मर्जी आप बोलो मिलेंगे। जब चाहे तब आप बता चलो देना। ठीक है, ये आपके सामने कहा है कि खिलाएंगे, तो हमें उम्मीद है कि हमें बहुत जल्दी मिलेगा। तो आज हमारे साथ था नया चेहरा, नए विचार, और हमने नॉर्थ की बहुत बातें की हैं। आज थे हमारे साथ साउथ के सुपरस्टार। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा, और आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे नए चेहरों के साथ। आपको हमसे मिलकर कैसा लगा? आपको ये पॉडकास्ट कैसा बहुत लगा? अच्छा लगा। आप इस चैनल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपने मनदीप भाई है, मेरे बहुत अच्छे सहयोग दिए हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी बने हैं। यहाँ पीजीआई में आने के बाद है ना, कई लोगों को देखा था,
उसमें जितने भी अच्छे लोगों को देखा, मनदीप भाई एक है। तो इनका पॉडकास्ट मुझे बहुत दिनों से मैं फॉलो कर रहा हूँ और बहुत अच्छा स्टेप है। इन्होंने बहुत छोटे लेवल से देखा है, इन्होंने बहुत सारे कष्ट इन्होंने फेस किया अपने लाइफ में। एंड मैं उम्मीद करता हूँ इनके जो हिम्मत को सलाम दे के सब लोग इनके चैनल को, इनके पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना चाहिए और इनका पेज को फॉलो करना चाहिए। मैं यही प्रे करता हूँ भगवान को। इस पॉडकास्ट की समाप्ति से पहले हम अपने गेस्ट को एक अपनी तरफ से एक गिफ्ट देते हैं। ये हमारे चैनल की तरफ से छोटा सा गिफ्ट हमारे गेस्ट के लिए, ये हमारा छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू भाई, थैंक यू, ज़रूर याद रखूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।